साथीगण, हम लोग यहाँ पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसमें आमतौर पर हमारे समाज में जो लोग दिवंगत हो जाते हैं उनको याद करने की परंपरा लगभग सभी धर्मों में है। हिंदुओं में पितृपक्ष अमावस्या पर पितरों को तर्पण किया जाता है। मुस्लिमों में भी एक दिन होता है जब कब्र पर उस दिन सभी लोग जाते हैं, कब्रों की झाड़ पोंछ करते हैं। ईसाइयों में भी इस तरह का एक त्योहार पाया जाता है। और हम भी नेताजी, चूंकि हम सभी ये बात तो जानते हैं कि भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, उन्हें याद कर रहे हैं। क्या ये बिल्कुल एक जैसा है? फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर याद किया जाता है क्रांतिकारियों को, और जिन लोगों ने आजादी आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी उन्हें याद किया जाता है। और आमतौर पर वक्ता लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए शहादत दी तो उन्हें इसीलिए याद करना चाहिए। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उस समय उन्होंने हम लोगों के लिए कुर्बानी दे दी, तो हमारा फर्ज है कि हम उन्हें याद करें। मुझे लगता है और मैं मानता हूं कि इन दोनों कारणों से ही याद नहीं किया जाना चाहिए नेताजी को। मैं ये मानता हूं कि वर्तमान में अगर हमें हमारी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है इसको लेकर अगर कोई भी मार्गदर्शन नहीं देता है तो हमें उनको याद नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैं खास तौर से जो लोग आज के समय में भी बहुत से राजा महाराजाओं की जयंती मनाते हैं, मुझे लगता है ये कम से कम आधुनिक और वर्तमान समाज के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि हम लोग आज लोकतंत्र में जी रहे हैं और इसी राजशाही से बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए लोकतंत्र पाया गया। आप लोगों को अगर इस इतिहास की जानकारी और करनी है तो बेहतर होगा आप समझेंगे इस बात को कि लोकतंत्र की लड़ाई जब लड़ी गई तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने ऐसे लोगों को जिन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी उनको तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। लोकतंत्र और राजशाही में बहुत बड़ा अंतर है, लगभग एकदम विपरीत है। तो हम जब याद करते हैं किसी को तो उसे याद करने के पीछे बहुत ठोस वजह होने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि जैसे हम लोग अगर मान लीजिए किसी इमारत में दरार पड़ रही है, कोई इमारत बनने के कुछ समय बाद कमजोर हो रही है, तो जो समझदार लोग हैं वो उसकी बुनियाद को देखते हैं कि ये जो इमारत बनी है इसकी बुनियाद मजबूत है कि नहीं है। और आज जब हम हमारे देश के अंदर ये तमाम समस्याएं देख रहे हैं, आप देखिए समस्याओं की कमी है। एक छोटा सा पत्थर हटाइए उसके नीचे से 4 समस्याएं निकल कर आ जाएंगी। सड़कें टूटी हैं। अभी अभी यहां पर हमारे कुछ साथी आए थे, उनका जो यहां उनके बारे में जो बताया गया कि एक बस्ती को तोड़ा जा रहा है, वहां से वो साथी आए थे। बस्तियां टूट रही हैं लगभग जगह पर, इंसानी बसाहटें टूट रही हैं। हम जब बस्ती कह देते हैं ना तो अभी मतलब हमको ये लगने लगा हमारे इस समाज में हो रहे हैं। ये समस्याओं से यूं कहिए मतलब जिस तरह पूरे जख्म पर फोड़े हो जाए तो उस
उससे पीप रिश्ता है। इस तरह समस्याएं हमारे हर अंग से, देश के हर अंग से रिस रही हैं। तब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? 70 साल हो गए हमें आजादी मिले हुए, और इन 70 सालों में किस तरह का देश हम बना पाए? तब सवाल उठता है कि कहीं इसकी जड़ें, इसकी वजह इस इमारत की बुनियाद में तो नहीं। और तब हम सब जब खोजने जाते हैं कि इस देश का जो आजादी आंदोलन चल रहा था वो किस तरह का आंदोलन था। हम सब ने पढ़ा है, शुरू से हमको पढ़ाया गया है कि देश में 2 तरह की धाराएं थी। होता है ना, अधिकतर उल्लेख भी करते हैं, हम एक गीत हम सुनते बड़े होते हुए आए कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। व्यक्ति के रूप में गांधी जी जैसे बहुत कम लोग जो कहते थे वही करते थे। उनके आचरण में इस तरह का दोहरापन नहीं था जैसे आजकल के जो तथाकथित नेता हैं उनके उसमें। लेकिन फिर भी मेरा कुछ, जब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करता हूं, जब मैं भगत सिंह को याद करता हूं, तो विचार पर बात किए बिना मैं रह नहीं सकता हूं। और हम ये जानते हैं कि जिन लोगों ने लिखा इस देश में, जिन्होंने खासतौर से मैं कह रहा हूं ना, आप देखिए, पढ़कर देखिए, आपको हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं, हम सब यही मानते आए जब तक हम जवान नहीं हो गए, खुद कुछ पढ़ने के लायक हमारी समझदारी नहीं हो गई, हम यही मानते आए कि इस देश को स्वतंत्रता मिली तो केवल अहिंसा के रास्ते। लेकिन मैं जब जब नेताजी को पढ़ता हूं और बाकी तमाम क्रांतिकारियों को पढ़ता हूं, मैं मानता हूं कि बात हिंसा और अहिंसा की कतई नहीं थी। आपने भगत सिंह का वो विख्यात, उनकी वो बात सुनी होगी कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब की जो तलवार है वो विचारों की शान पर तेज होती है। तो किसी का भी, खुद हम इस बात को नापसंद करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का एक वो वाला फोटो ज्यादा से ज्यादा प्रचलन में लाया जाता है जिसमें वो बंदूक पकड़कर खड़े हुए हैं। नहीं, वो लोग बम और पिस्तौल या बंदूक तक समेटने वाले व्यक्तित्व तो नहीं थे। तो हम जब नेताजी के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं भारतीय आजादी आंदोलन का, तो हम समझते हैं कि देश में 2 धाराएं काम कर रही थी, ये बात स्पष्ट है। लेकिन वो धारा हिंसा और अहिंसा की धारा नहीं थी। वो धारा हमको स्पष्ट समझना चाहिए कि वो धारा इस देश में 2 वर्गों के बीच की धारा थी, जो खुद नेताजी ने कहा है। मैं कोट करूंगा, मैं कोई बात मेरी मनगढ़ंत या मेरी अपनी समझदारी की नहीं करूंगा। मैं यहां पर नेताजी को लेकर जो कुछ उनके उद्धरण की हमारे साथियों ने भी यहां पुस्तकें रख रखी हैं, उनको भी कोट करूंगा, नेताजी को कोट करूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं साथियों, आपको सभी को जानकारी होगी कि हम लोग एक जिस तरह का समाज हमारे देश में था, आप उस समय का साहित्य उठाकर देख लीजिए, प्रेमचंद जो कहते हैं वो उठाकर देख लीजिए, आपको पता लगेगा। उन्होंने भी स्पष्ट लिखा है कि 6-6 महीने जेल में रहकर, और वो भी जेल में बहुत कष्ट नहीं भोगकर, बहुत सारे ऐसे राय बहादुर थे जो आजादी के दीवानों में अपना नाम लिखा देते थे। दिन में वो गरीब किसान आसामी की पीठ की खाल उधेड़ लेते थे लगान वसूल करने के लिए, और बाद में शाम को कांग्रेस के जलसे में खड़े हो जाते थे। कांग्रेस में जब जब कहूंगा
उसे आज की सोनिया राहुल की कांग्रेस मत समझिएगा। उस समय की कांग्रेस में लगभग तमाम लोग शामिल थे। कांग्रेस एक मंच था, बहुत सारी पार्टियां उसके अंदर थी। आपको जानकारी होगी, स्वराज पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये सब, और यहां तक कि हिंदू महासभा भी कांग्रेस के अंदर रहकर काम करती थी। एक मंच था, एक पार्टी हो ये नहीं। इसमें भी दो धड़े थे, मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो ये दोहरापन जब देख रहे थे, वही राजे महाराजे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर जो लगान वसूल करते थे, पूरी तरह से गर्दन मरोड़कर आम किसानों की, वही राजे महाराजे जो है कांग्रेस में भी उनके नेता खद्दर टोपी पहनकर नेता बन कर दिखाई देते थे। वो पूंजीपति उद्योगपति जो जिनकी मिलों में जब मजदूर हड़ताल करते थे, आपको 1938 की मुंबई में हुई हड़तालें याद हो, 30 के दशक में तमाम देश भर में जो हड़तालें हो रही थी वो याद हो। उन सारे मजदूरों को एक बात बहुत साफ समझ में आती थी कि उनका हिंदुस्तानी मालिक अंग्रेज पुलिस को बुलाकर उनका दमन करने में पीछे नहीं हटता। तब फिर अंतर कैसे समझा जाता, कैसे अंतर समझा जाता? कौन जो है हमारा मददगार है या कौन आजादी आंदोलन में? अंग्रेज और हिंदुस्तानी सियासतदानों में अंतर समझ में आता नहीं था। आम किसान, आम मजदूर तो दोनों से ही परेशान था। तब ये दो धाराएं चल रही थी साथियों। ये दो धाराएं, एक वो धारा जो रोज रोज काले और गोरे दोनों तरह के अंग्रेजों के शोषण को झेल रही थी, और वो दूसरी धारा जिनको लगता था कि लूट का बड़ा हिस्सा तो अंग्रेज ले जाते हैं, हमको बहुत छोटा हिस्सा मिलता है। हिंदुस्तानी पूंजीपति धन्ना सेठों को यह शिकायत थी कि जितना ज्यादा हिस्सा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अंग्रेजों के टैक्स, बहुत सारे अंग्रेज पूंजीपतियों को टैक्स में छूट होती थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिंदुस्तानी पूंजीपतियों का जो एक्सपोर्ट होता था उस पर बहुत ज्यादा कर थे। आपको पता होगा, हिंदुस्तान के पूंजीपति द्वितीय विश्व युद्ध में जब खासतौर से तुर्की और ये जो पनामा कनाल जिसको हम कहते हैं, वहां पर ये इटली, जर्मनी, इनका कब्जा हो गया था, तब वहां से एशिया का मोर्चा जो खुला हुआ था, यहां तक रसद नहीं आ पाती थी, कपड़े नहीं आ पाते थे। तब हिंदुस्तान के पूंजीपति धन्ना सेठों ने जमकर माल कमाया, और तो और माल कमाना, जब मैं कह रहा हूं ये इतिहास है, आप उठाकर पलट के देख लीजिएगा। जो अकाल पड़ा था उस समय पर 40 के दशक में, जिसमें 30 लाख लोगों के मरने का आंकड़ा बाद में, जिसमें नोबेल प्राइज मिला अमर्त्य सेन को, जिन्होंने दिखाया कि यह मानव जनित अकाल था। क्यों? क्योंकि कालाबाजारी इतनी शुरू हो गई थी अनाज की, क्योंकि अनाज भेजा जाना था युद्ध के लिए मोर्चों पर, और यहां आम जनता खरीद नहीं सकती थी अनाज। इस तरह बंद, मतलब गोदामों में भर गया था अनाज, और ये उन देशभक्तों ने भी गोदामों में अनाज भरा था जो अपने आप को देशभक्त कहते थे। तब ऐसे में आम हिंदुस्तानी के सामने सवाल था, किससे लड़कर आजादी लेनी? क्या केवल अंग्रेजों से? क्या केवल अंग्रेजों से लड़कर आजादी लेनी है? मेरी आवाज थोड़ी आपको तेज महसूस हो सकती है, लेकिन नीचे की आवाज से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, इसीलिए थोड़ी तेज महसूस हो सकती है। क्या किया जाए? ये जलसे जो होते हैं, ये जो इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं,
आम जनता से कुछ पैसा इकट्ठा करके इन कार्यक्रमों को करना पड़ता है, और इसीलिए हॉल की भौगोलिक स्थिति जो है उससे भी बहुत सारा समझौता करना पड़ जाता है। खैर, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज थोड़ी भारी पड़ रही होगी यहां पर कम से कम। खैर, मैं जो कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में जब हिंदुस्तानियों के सामने ये सवाल थे, तब दो धाराएं निकल कर आ रही थी। नेताजी स्पष्ट कहते हैं, उनको मैं कोट करूंगा, नेताजी एक जगह कहते हैं कि देखिए, वो ये कहते हैं कि जो क्रांतिकारी थे वो क्रांतिकारी क्यों बने। एक उनका वर्जन, वो कहते हैं कि कोलकाता में ट्राम में सफर करने वाले अंग्रेज भारतीय लोगों से अभद्र और कई तरह की आपराधिक हरकत जानबूझकर करते थे। कभी तो वह सामने वाली सीट पर पैर रखकर बैठ जाते जहां हिंदुस्तानी बैठे रहते थे, ताकि उनका पैर भारतीय लोगों को छुए। ऐसी हरकतों को लेकर कई बार मेरी अंग्रेजों से गर्मा गर्मी हो जाती थी। ये नेताजी कह रहे हैं। ये वही नेताजी हैं जिन्होंने एक अंग्रेज शिक्षा अधिकारी की पिटाई अपने कॉलेज में की, उनको निकलना पड़ा। मैं उसको दोबारा उल्लेख करूंगा। और गलियों में भी यही दोहराया जाता था। वो बोल रहे हैं, रेलगाड़ियों में कई बार भारतीयों को इज्जत से यात्रा करना कठिन हो जाता जब तक कि वह लड़ने को तैयार नहीं हो जाते। रेल कर्मचारी या पुलिस, इस पर गौर कीजिए, रेल कर्मचारी या पुलिस भारतीय यात्रियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं देता था। तो वे कर्मचारी या तो वे अंग्रेज होते थे या वे हिंदुस्तानी होने के बावजूद, ये मैं कोट कर रहा हूं, ये वे उच्च अधिकारियों से अंग्रेजों की शिकायत करने से डरते थे। मतलब वो ये डरते थे कि अगर अंग्रेज को बदतमीजी करने से रोका तो इनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर देंगे इन कर्मचारियों की। एक बार मेरे चाचा को स्टेशन से वापस लौटना पड़ा था क्योंकि अंग्रेजों ने उच्च श्रेणी पर कब्जा कर रखा था और उन्होंने भारतीयों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। दोनों के आपसी झगड़े में भारतीयों को कानून का सहारा नहीं था। मतलब ये होता था, अंग्रेजों और भारतीयों में झगड़ा हो जाता और भारतीयों को कभी कानून का सहारा नहीं मिलता, तो और कोई उपाय ना देखकर कुछ समय बाद भारतीयों ने बदले में जवाब देना शुरू किया। इससे यह बात प्रचलित हो गई कि अंग्रेज शारीरिक ताकत को महत्व देते हैं और किसी चीज को नहीं। यही धारणा जो है बाद में क्रांतिकारी आंदोलन का मनोविज्ञान का आधार भी बनी। मतलब लोगों को यह लगता था यहां केवल भैंस के आगे बीन बजाने की बात नहीं है, यहां एक पागल कुत्ते के आगे हाथ जोड़ने की बात है। आपने अगर एक डंडे से उसके ऊपर जबरदस्त प्रहार नहीं किया तो भागेगा नहीं, आपको काटने आ जाएगा। ये बहुत सारे भारतीयों में अंग्रेजों के लिए धारणा तैयार हो गई और इसीलिए उन्होंने प्रतिक्रिया करना शुरू किया। मैं और भी इस पर बात करूंगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हम जब नेताजी को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है दो कारणों से हम याद कर रहे हैं। एक कि आजादी आंदोलन के समय में भी नेताजी ने किस तरह का, कौन सा उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने क्या स्टैंड लिया कि ये स्टैंड लेने से ही हिंदुस्तान का आजादी आंदोलन मजबूत रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आज के हमारे राजनेता जिनका कोई स्टैंड ही नहीं होता, यूं कहिए वो स्टैंड नहीं करते, कलाबाजी खाते रहते हैं या कीचड़ में लौटते रहते हैं, उनको नेताजी से क्या सीखना चाहिए? और उनको वो तो सीखेंगे नहीं। हम लोगों को, हम जब किसी को नेता मानते हैं और सोचते हैं कि इसे नेता होना चाहिए, या हम तुलना करते हैं कि कौन नेता होगा,
कई बार हमारा मीडिया कह देता है ये बढ़िया नेता है, हम तुलना करने लगते हैं राहुल गांधी या मोदी, कौन होगा नेता। तो ऐसे में नेता कौन होता है ये हमारे सामने स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, और नेताजी का चरित्र इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे सामने उजागर करता है कि एक नेता कैसा होना चाहिए। साथियों, नेताजी खुद कहते हैं कि कोई महान व्यक्ति पैदा नहीं होता, यानी कोई पैदाइशी महान नहीं होता। अगर आप कोई भी महान व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हर पल उनका जीवन कैसे संघर्ष में बीता। हर एक पल में जब यह सवाल आता है कि मैं ये करूं या वो करूं, मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं, मैं किसके साथ खड़ा रहूं, एक कमजोर के ऊपर एक ताकतवर अगर अत्याचार कर रहा है तो मैं किसके साथ खड़ा रहूं, क्या वहां पर कोई निष्पक्षता होती है। तो हर पल उस व्यक्तित्व के सामने जब यह सवाल आता है तब हम देखते हैं कि कैसे एक संघर्ष के माध्यम से कोई भी महान व्यक्ति बनता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, एक महान व्यक्ति कलाबाजी खाकर कोई महान नहीं बनता। मीडिया जरूर खड़ा कर सकता है किसी को महान के रूप में कि बड़े महान हैं, फकीर हैं, लेकिन कथनी करनी में बहुत अंतर नहीं होता महान व्यक्तियों की। नेताजी के बचपन की घटना याद करते हुए बताते हैं, जैसा सोनू शर्मा रख रहे थे यहां पर, कि उनका बहुत बड़ी हवेली थी, उनकी बहुत संपन्न थे उनके पिताजी। नेताजी जब स्कूल जाते थे तब भी जाहिर है बहुत आम लोग ट्राम में नहीं जा सकते थे। नेताजी को रोज ट्राम के टिकट के पैसे मिलते थे। जाहिर है पिताजी उतने ही पैसे देते थे कि जितना मतलब अतिरिक्त खर्च ना हो, चरित्र पर गलत असर ना पड़े। नेताजी के घर के बाहर फुटपाथ पर एक बुजुर्ग मां बहुत बुरी हालत में वहां पर रहती थी और जिंदा रहने के लिए वो भिक्षा याचना करती थी, भीख मांगती थी। नेताजी का दिल उनको देखकर इतना दुखता था और नेताजी उनको जो ट्राम के पैसे मिलते थे वो उनको दे देते थे और खुद पैदल स्कूल आना जाना करते थे। यहां से उनके मन में ये दर्द पैदा होना शुरू हुआ कि ये इस तरह गरीब क्यों है, कोई किसी को बूढ़ा होने पर भी क्यों मांगनी पड़ती है। ऐसा क्यों है समाज में कि कुछ लोग इतने आराम से रह रहे हैं और कुछ खाने के लिए भी, उनको जिंदा रहने के लिए भी अपने आत्मसम्मान को इस तरह से तोड़कर जानवरों जैसी जिंदगी बितानी पड़ती है। ये पीड़ा उनके मन में रहती थी और वो कहीं ना कहीं वो उनका वो बाल मन इस बात को जोड़ पाता था कि ये हालत मेरे देश के लोगों की इसीलिए है कि इस देश पर इस तरह का अत्याचारी शासन काम करता है। इसके बाद जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया था, वो लगातार देखते थे कि अंग्रेज किस तरह बुरी तरह से पेश आते हैं हिंदुस्तानियों से, कैसे उनके जमीर को कुचल कर रख देने की कोशिश करते हैं और हिंदुस्तानी हर संभव प्रयत्न करते थे उनका जवाब देने का। स्कूल में कैसे उन्होंने एक जब मास्टर ने बदतमीजी, एक शिक्षा अधिकारी ने जब बदसलूकी की थी भारतीय छात्रों से, तो कैसे उन्होंने उसको सबक सिखाया और इसके चलते उन्हें स्कूल से बेदखल होना पड़ा। वो अन्याय सहन नहीं कर पाते थे और इसीलिए उन्होंने नौजवानों के लिए कहा भी है, मैं उसको कोट करूंगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप सभी जानते हैं चूंकि नेताजी, उनके पिताजी एक संपन्न
मतलब उनका पूरा परिवार बहुत संपन्न परिवार था, उन्हें लंदन भेजा गया पढ़ाई के लिए और आईसीएस की पढ़ाई के लिए। आप लोग जानते हैं ना आईसीएस क्या होता था उस समय? इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी आईसीएस। अभी वो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसके एग्जाम होते हैं। और हम अभी देखते हैं, क्या देखते हैं, इतना बड़ा आभा मंडल बना दिया गया है इसके चारों तरफ। वो नौजवान मतलब जो आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, अखबार और ये सब उसको सबसे, यूं कहिए सबसे होनहार बच्चा लड़का घोषित कर देते हैं या लड़की घोषित कर देते हैं देश का। उस समय जब अधिकांश भारतीयों को पढ़ने की वो नहीं थी और भारत उनको गुंजाइश नहीं थी, और भारतीयों का की प्रतिस्पर्धा जो है, उनका कंपटीशन जो है वो अंग्रेजों से भी होता था। अंग्रेज जो हर तरह से पढ़ लिख कर वहां पर आईसीएस की परीक्षा देते थे और यहां से भारतीय भी देते थे, भारत के भी चंद लोग दे पाते थे। उस समय पूरा जो ब्रिटिश राज था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चौथा स्थान था। ऐसे बैठ जाओ, आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान था उनका। वो कलेक्टर बन रहे थे और उस समय कलेक्टर बनना मतलब क्या होता था, आज का जिला नहीं, उस समय का जिला आज का लगभग एक राज्य के बराबर हो सकता। बहुत बड़े बड़े जिले होते थे, 3-4 राजा होते थे कलेक्टर के नीचे। आज तो एक 2 टके का नेता, मैं 2 टके का क्यों कहूंगा, क्योंकि जमीर बिके हुए लोग हैं ये, वो जाकर आज कलेक्टर को हड़काने की हिम्मत रखता है। लेकिन उस समय का कलेक्टर उन 3-4 राजा जो होते थे वो कलेक्टर साहब का हुक्का भरते थे। ऐसे समय में आप देखिए, मैं नेताजी की जबानी उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा आपको। एक वो नौजवान जो लंदन में है, जिसके अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, आप उसको पढ़कर आज के साथ तुलना कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है नौजवानों के लिए। नेताजी देखिए कह रहे हैं, मैं नेताजी के ही कोट को पढ़ रहा हूं। देखिए, नेताजी असल में जब लंदन में थे उस समय क्या था, इंटरनेट तो था नहीं कि तुरंत पता चल जाए रिजल्ट। उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी थी और उनको लगा था कि मेरे पर्चे बहुत अच्छे नहीं गए, तो निश्चिंत थे। उन्होंने कहा मैं एमए की पढ़ाई करूंगा इसके बाद। तभी उनके एक दोस्त का टेलीग्राम मिला उनको और उसने पूछा कि मॉर्निंग पोस्ट देखी तुमने आज की, अखबार पढ़ा क्या? तो उनको जब मॉर्निंग पोस्ट की एक प्रति उनके हाथ में आई अगली सुबह, तब उनको पता चला कि उनका तो चौथा स्थान आया है आईसीएस में। बहुत खुश होकर उन्होंने घर पर तार भेज दिया, क्योंकि उपलब्धि थी ये। उन्होंने परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए थे, ये उनकी उपलब्धि थी। जहां अंग्रेज भी उनके समकक्ष बैठे थे, कितने ही अंग्रेजों को हराकर वो आईसीएस की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी। ये उपलब्धि थी, तो उन्होंने खुशी खुशी तार भेजा। तार भेज तो दिया, लेकिन उसके बाद मन में द्वंद्व चलने लगा, क्या करें क्या करें। तब वो लिखते हैं, इधर मेरे पास आईसीएस की परीक्षा में सफलता को लेकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन मेरे मन में सरकारी नौकरी करने को लेकर कोई खुशी नहीं है। अगर मैंने इस नौकरी के लिए हामी भरी तो यह एक मन मारकर किया जाने वाला कार्य ही होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आईसीएस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। ये अपने
भाई को लिख रहे हैं असल में वो ये पत्र। बेशक ऐसा करने पर जिंदगी भर के लिए एक मोटी तनख्वाह या फिर अच्छी खासी पेंशन का इंतजाम हो जाएगा, और अगर कहीं मैं खुद को हद दर्जे का निष्ठावान साबित करने में कामयाब रहा तो मेरे कमिश्नर बन जाने की भी पूरी पूरी संभावना है। आजकल के कलेक्टर जो नेताओं के पैरों में पड़े रहकर तरक्की पाते हैं, वही नेताजी कह रहे हैं कि अगर मैं निष्ठावान रहा यानी अंग्रेजों के प्रति तो कमिश्नर भी बन जाऊंगा। वैसे प्रतिभा के साथ निष्ठा, स्वामी भक्ति यानी अंग्रेजों की स्वामी भक्ति, आजकल के नेताओं की भी स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति का यह मिश्रण अगर हो जाए तो व्यक्ति के लिए किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के पद पर पहुंचना भी कोई मुश्किल का काम नहीं है। ये नेताजी कह रहे हैं हालात उस समय के। अब ध्यान से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। लेकिन क्या यह सब मेरे जीने का मकसद हो सकता है? क्या यही सब करते अपनी जिंदगी तमाम कर लेना बुद्धिमानी होगी? इसके माध्यम से आपको तमाम सांसारिक सुख की प्राप्ति संभव है, किंतु क्या यह सब सुख सुविधाएं आपकी आत्मा की कीमत पर प्राप्त की हुई नहीं होंगी? आत्मा की कीमत पर प्राप्त की हुई नहीं होंगी क्या ये सब सुख सुविधाएं? और अगर कोई यह कहता है कि वह सिविल सर्विस के अधिकारियों के लिए निर्धारित की गई सेवा शर्तों का पालन करते हुए भी जीवन के उच्चतम आदर्शों को बरकरार रख सकता है, उन पर चलता रह सकता है, तो मैं इसे झूठ व पाखंड के सिवा कुछ नहीं मानूंगा। सुन रहे हैं आप? 7 महीने ये द्वंद्व चलता रहा नेताजी के मन में। क्या करूं? परिवार इतनी उम्मीद कर रहा है, पिताजी इतनी उम्मीद कर रहे हैं, बहुत सम्मान करते थे वो अपने पिताजी का। आप पढ़िए, मैं सुभाष बोल रहा हूं, क्रॉस रोड्स ये सब पढ़िए, आप इंडियन पिलग्रिम पढ़िए, सब पढ़कर आपको समझ में आएगा कि वो कितना सम्मान करते थे अपने पिताजी का, अपने बड़े भाइयों का। लेकिन ये द्वंद्व जब चल रहा है, क्या करूं? आराम की जिंदगी बिताऊं, मेरे देश के लाखों लोग मर रहे हैं, उनकी सेवा करूं, क्या करूं? उनके लिए लड़ूं, क्या करूं? और मैं चर्चा करूंगा कि आज के कलेक्टरों के सामने भी, या वो नौजवान जो सब कुछ छोड़कर कमरे में 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, आप आईएएस वालों के वो सुन लीजिए, वो पढ़ते हैं और आईएएस बन जाते हैं, उनके सामने भी ये सवाल क्यों खड़ा होना चाहिए, मैं इस पर बात करूंगा। तो वो ये द्वंद्व चल रहा है उनके अंदर, और भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है, लेकिन मैं अभी चूंकि हमारे पास समय की सीमा है और मुझे कुछ बात कहनी है, ये द्वंद्व चल रहा था। और ये आप समझिए, आज कुछ भी चलता रहे समाज में, आप देखिए मंदिरों के बाहर लगातार उन बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है जो भीख मांगते हैं, मंदिर मस्जिद सभी के बाहर। आप ये जो हो रहा है, इसको देखकर कितने नौजवान हैं जिनके मन के अंदर दर्द उठता है। कितने ऐसे नौजवान हैं जो सोचते हैं कि ये जो बूढ़ी माँ बाहर बैठकर भीख मांग रही है किसी भी देवालय के बाहर बैठकर, या आप आजकल तो देख लीजिए जितने मैकडोनाल्ड्स और ये सब खुले हैं, इनके बाहर भी आपको ऐसी माँओं की संख्या कम नहीं मिलेगी। उन माँओं को देखकर कितने नौजवान उस माँ के चेहरे में अपनी माँ की तस्वीर ढूंढते हैं। कितने नौजवान मिलेंगे आपको? सबको करियर में इतना अंधा कर दिया गया है। सोशल मीडिया और ये सब लोगों को सोशल नहीं बना रहा। मैं सबसे माफी के साथ भी कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा एंटी सोशल बना रहा है। अनसोशल ही नहीं, एंटी सोशल भी बना रहा है।
तो ऐसी स्थिति में जब हम किसी को नेता मानते, वो कैसा नेता होगा? बच्चे यहां पर आजाद हिंद फौज का गीत गा रहे थे, बिछड़ रहा है भाई तेरा अगर तो बिछड़ने दे, खुद का घर मिटाकर अगर देश को आबाद कर सकता है तो कदम कदम बढ़ाए जा। यह संस्कृति कितने राजनेताओं में आज देखने को मिलती है। वो देश को मिटाकर खुद का घर बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ये नेता नेताजी को मनाते हैं, नेताजी के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नहीं थकते। आज मैं उस पर भी आऊंगा बाद में, वर्तमान राजनीति के चरित्र पर। एक राजनेता, नेताजी ने कभी भी, मैं कहना चाहूंगा, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, गांधी जी को पूरे सम्मान के साथ भी, कि गांधी जी का जो चिंतन था, उनको लगता था कि सभी को साथ लेकर चलो। उनको लगता था आजादी के बाद इस देश से हम देश की समस्याओं को मिटा देंगे, पहले अंग्रेजों को जाने दो। उनको लगता था अस्पृश्यता जो है इस देश का एक बहुत बड़ा जहर, इंसानियत का सबसे बड़ा कलंक, वो अस्पृश्यता, वो उसे मिटाने के लिए किस तरह का वो लेते थे। वो उसे मिटाने के लिए वो खुद जाकर रहते थे हरिजन बस्ती, उन्होंने ही नाम दिया था हरिजन। जो भाई सफाई करते हैं, जो साफ रखते हैं हमारे देश को और हमारे शहरों को। गांधी जी व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार थे, इसीलिए वो खुद जाकर रहते थे, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन हम दोबारा कहना चाहेंगे, व्यक्तिगत ईमानदारी अकेली नहीं, किसी भी समस्या का वैज्ञानिक समाधान खोजे जाने की जरूरत है। और नेताजी ने कभी भी, नेताजी ने जात पात से कभी समझौता नहीं किया, धार्मिक इससे कभी समझौता नहीं किया, धार्मिक बंटवारे से। एक मैं वाक्य आपको बताना चाहता हूं। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के लिए वहां के चेट्टियार मंदिर में, वहां का जो चेट्टियार समुदाय था, ये दक्षिण भारत का एक जो तथाकथित सवर्ण समुदाय होता है, तथाकथित मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी जो थोड़ा सा भी समझता होगा विज्ञान को, वो जानता है कि हम सब जो है होमोसेपियंस से ही निकल कर आए हैं। जाति का कोई वैज्ञानिक अस्तित्व नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब चेट्टियार समुदाय के लोगों ने आजाद हिंद फौज के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, स्वामी भक्त, माफ कीजिए, देशभक्त लोग थे वो लोग, देशभक्ति में उनके कोई कमी नहीं थी। उन्होंने इकट्ठा किया पैसा और नेताजी को बुलाया, उनको कहा कि हम लोग एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं और उसमें ये पैसा आपको देंगे। और उन्होंने चेट्टियार मंदिर में, उनके समुदाय का जो मंदिर था, उसमें ये कार्यक्रम रखा। नेताजी गए अपने बहुत सारे साथियों के साथ। तब उस समय उन्होंने कहा कि माफ कीजिए नेताजी, आपको तो हम जानते हैं, आप उच्च वर्णीय, तथाकथित उच्च वर्णीय परिवार से और जाति से आते हैं, लेकिन आपके साथ के बाकी लोगों की जाति और धर्म का हमें पता नहीं है। यहां केवल तथा उनकी भाषा में तो उच्च वर्णीय हिंदू ही मंदिर में आ सकते हैं और हम लोगों ने कार्यक्रम मंदिर में रखा है। तो आपसे अनुरोध है कि आपके जो उच्च वर्णीय साथी हैं केवल वो आ जाएं मंदिर में। नेताजी ने उनको कहा कि आपकी देशभक्ति को मैं शिरोधार्य करता हूं, उसके लिए मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन मैं जिंदगी भर जिन आदर्शों को लेकर चला हूं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथ मातृभूमि के लिए खून बहाने के लिए आए हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है,
उनमें मैं जाति और धर्म से भेद नहीं कर सकता हूं। मैं आपका ये पैसा ले नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा, इस शर्त से मुझे आपका ये धन नहीं चाहिए। परंपरा बदल गई। उस दिन चेट्टियार समुदाय ने बैठक की और देश के लिए, नेताजी के आदर्श के लिए सबको उस मंदिर में उस दिन जो है एंट्री दी गई। तो कैसे नेता होंगे हमारे जो परंपराओं के दास बन जाएंगे या अपने ओज से परंपराओं को बदल देंगे? ये नेताजी ने हमें दिखाया। इसीलिए उनके अंदर इतना ओज था जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी ला कर दूंगा। देश के हर इंसान ने यकीन किया। महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उतार कर दे दिए, क्योंकि वो जानते थे जितना उज्जवल चरित्र है इस व्यक्ति का, ये जो कह रहा है वो करके दिखाएगा, ये हमारे लिए आजादी लेकर आएगा। ये चरित्र की जरूरत होती है नेतृत्व में, और यही चरित्र था नेताजी में। इस चरित्र को हम याद कर रहे हैं आज, क्योंकि आज इस चरित्र की हमें जरूरत है। साथियों, बहुत सारा है बोलने के लिए मेरे पास। नेताजी के जीवन के बहुत सारे दृष्टांत हैं। 2-3 और दृष्टांत उनके जीवन के मैं यहां आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, महिलाओं के प्रति क्या रवैया होता है हमारे आजकल के तथाकथित नेताओं का, क्या रवैया होता है? देखिए, अभी जंतर मंतर पर कोई घर में बैठने वाली महिलाएं नहीं, वो महिलाएं जिन्होंने कुश्ती, वो जो पुरुषों का पारंपरिक स्पोर्ट माना जाता था, कुश्ती लड़कर जिन महिलाओं ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता, ऐसे महिला पहलवान संसद के सामने धरना दे रहे हैं ये कहकर कि कुश्ती फेडरेशन में हमारा यौन शोषण हो रहा है। और आप सभी जानते हैं वो एक सांसद हैं महोदय, क्या नाम है उनका, ब्रजभूषण शरण सिंह शायद, उनके ऊपर यह आरोप है। और आप देखिए पूरी सरकार चुप है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि हम बात करके समाधान निकालेंगे। विरोध का मतलब निंदा का एक स्वर नहीं फूटा, बात करके समाधान निकाल रहे हैं। वहीं नेताजी क्या कहते थे महिलाओं के बारे में, और केवल कहते नहीं थे, उन्होंने करके दिखाया। मैं कोट करूंगा उनको। देखिए, वो कहते थे, नारी को पूरी आजादी देते हुए राष्ट्रीय सामाजिक जीवन में पुरुषों के साथ उसको बराबरी का अधिकार और जिम्मेदारी देनी होगी। आर्थिक विषमता दूर करनी होगी और जाति और धर्म का लिहाज किए बिना सभी को शिक्षा व तरक्की का बराबर मौका मिले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। ये उनकी लड़ाई थी। लेकिन मैं बहुत वेदना के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस मुख्य धारा में थी इस देश के आजादी आंदोलन के, उसने जाति के साथ पूरा समझौता किया, धर्म के साथ पूरा समझौता किया। और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जहां नारा ही एक विशेष धर्म का नारा बन जाए, वहां दूसरा धर्म कैसे उसे मान सकता है अपना। नेताजी के, आज आपने ये वाला गीत सुना, कदम कदम बढ़ाए जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आजाद हिंद फौज थी, उसके सिपाहियों ने एक वो बनाया था गाना, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे देश में सब भाई भाई हैं, सब ये हैं। उन्होंने वो जब वो गाना नेताजी को सुनाया, नेताजी ने कहा नहीं, ये गाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम लोग सैनिकों में फर्क कर दोगे, तुम कह रहे हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं,
यहां सैनिकों को भी तुम चिन्हित करोगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। यहां केवल देश के लिए लड़ने वाले सैनिक हैं, इनका इसके अलावा कोई धर्म और कोई जाति नहीं है। अगर है तो इनके घरों में है। यहां हर व्यक्ति देश के लिए कुर्बानी देने वाला है। ये थे नेताजी। और उन्होंने पहली बार उन्होंने देखिए फिर कहा, महिलाओं से कहा था जब रानी झांसी रेजिमेंट का वो उद्घाटन कर रहे थे, पुरुष जिस अधिकार और आजादी का उपभोग कर रहे हैं, नारी को भी हम उसी हक का अधिकारी देखना चाहते हैं। यहां पर नोट कीजिए, ये आजादी और अधिकार हैं, ये स्वच्छंदता नहीं है जैसे आज कुछ महिलाएं कह देती हैं पुरुष शराब पी रहे हैं तो हम भी शराब पिएंगे, ये आजादी है। नहीं, ये आजादी कतई नहीं है, ये एक और तरह की गुलामी है। तो ये उनका कहना था महिलाओं को लेकर। और एक बात, आज मजदूर आंदोलन पर कितने हमले होते हैं आप लोग जानते होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाटा की मिल के मजदूरों के अध्यक्ष थे। जमशेद जी टाटा, जिनको महान टाटा कहकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उनकी मिल के अंदर भी भारतीय मजदूरों का किस प्रकार शोषण होता था, उन्हें संगठित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जमशेदपुर स्टील प्लांट के कर्मचारियों को। और एक बार खुद नेताजी ने कहा है, एक बार जब वो सभा करने के लिए गए थे तो वहां ये जो स्टील कारखाने के मैनेजमेंट ने उनका स्वागत करने के लिए गुंडों की व्यवस्था की थी। वो तो मजदूर संगठित होकर वहां पर साथ में थे, नेताजी के ऊपर हमला नहीं कर पाए देशभक्त गुंडे। ये इतिहास है और इसको भुलाया नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने एक बात और कही, मजदूर और मालिक के बीच विरोध पैदा होने पर राजसत्ता की तमाम ताकतें मालिक के पक्ष में खड़ी होती हैं। ये तब कहा था नेताजी ने। तो ऐसे में और एक बात कही थी, मैं आपको ये और एक कोट पढ़ के उनका सुनाता हूं। उन्होंने कहा था कि आजकल हम उन सब कांग्रेसी मंत्रियों को आजकल देखा जा रहा है जो कांग्रेस मंत्रित्व अपनाए जाने से पहले तक खुलेआम कांग्रेस विरोधी काम कर रहे थे। मतलब अंग्रेजों के साथ दिखाई देते थे, उनका साथ देते दिखाई देते थे, खुलेआम कांग्रेस विरोधी काम कर रहे थे कांग्रेस मंत्रित्व मिलने तक। ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो अंग्रेजों की जेलों के आसपास कभी नजर नहीं आते थे। मतलब अंदर तो छोड़िए, आसपास भी नजर नहीं आते थे। धनवान करोड़पति भी खुद को देशभक्त बताते देखे जा रहे हैं। इसको नोट कीजिए, ये नेताजी कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं को वे गांधीवादी बताते हैं। जमींदार, धनी किसान, उद्योगपति और करोड़पति ही इस वक्त कांग्रेसी मंत्रियों को घेरे हुए हैं। तो ये नेताजी ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि उनका क्या द्वंद्व था कांग्रेस। और इसीलिए जब 1938 में पहले उनको हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद भी वो लगातार मजदूरों को संगठित करते रहे, किसानों को संगठित करते रहे। कांग्रेस नेतृत्व उनसे इस बात पर नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। और इसमें आपको आज राजनीति में सुनाई देता है ना, आज भारतीय जनता पार्टी, मुझे नाम लेते भी कोई गुरेज नहीं क्योंकि दिख रहा है आपको, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को और नेताजी को साथ मनाते हैं। लेकिन आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो होनी चाहिए, कि नेताजी को हरिपुरा अधिवेशन के बाद जब गांधी जी नहीं चाहते थे
कि नेताजी अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और ये मैं बिल्कुल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूं, खुद नेताजी के क्रॉसरोड्स उठाकर पढ़ लीजिए या आई एम सुभाष स्पीकिंग उठाकर पढ़ लीजिए। जब गांधी जी नहीं चाहते थे और पहले जवाहरलाल नेहरू को कहा गया कि आप नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़िए कांग्रेस अध्यक्ष का, उन्होंने मना कर दिया। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहा गया कि आप लड़िए, उन्होंने भी मना कर दिया। अंत में पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया गया और ये घोषित किया गया कि ये गांधी जी के उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में भी त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया से 1600 के लगभग वोट से जीते। समझ रहे हैं आप? ये थी उनकी लोकप्रियता। और तब जाकर ये हुआ, जब जीत भी गए आप देखिए, तब एक गोविंद वल्लभ पंत जी एक प्रस्ताव लेकर आए कि आप मतलब अध्यक्ष जो है वो अपनी कार्यकारिणी गांधी जी के हिसाब से ही चुनेगा, गांधी जी की मुहर होना जरूरी है। ये गोविंद वल्लभ पंत प्रस्ताव लेकर आए। इससे पहले कभी कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि नेताजी अध्यक्ष बन गए थे, इस तरह का प्रस्ताव लाया गया। और इसमें और आप देखिए मजे की बात कि नेताजी ने कार्यकारिणी का प्रस्ताव, नेताजी ने कहा चलो ये भी ठीक। उन्होंने जब गांधी जी के पास भेजा प्रस्ताव, तो गांधी जी ने उस पर कुछ कहने से मना कर दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेताजी बार बार अनुरोध करते रहे, कांग्रेस कुछ काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोई कार्य समिति नहीं थी कांग्रेस की। अंत में परेशान होकर नेताजी को इस्तीफा देना पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर जो खुद गांधी जी को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने तक नाराज होकर गांधी जी से कहा कि आपकी चुप्पी ठीक नहीं है, तोड़िए अपनी चुप्पी। लेकिन गांधी जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और नेताजी को इस्तीफा देना पड़ा। जब वेलिंगटन स्क्वायर पर नेताजी जब ये इस्तीफा पढ़ रहे थे, बाहर लोगों की नाराज भीड़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। और राजेंद्र प्रसाद जो उस समय अध्यक्ष चुने गए थे, उनके ऊपर यह डर था कि उनके ऊपर कहीं नाराज लोग हमला न कर बैठे। नेताजी खुद उन्हें बाहर तक लेकर आए और बल्कि अपने घर उसी दिन लेकर गए। तब उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हाँ, मैं इसके लिए बहुत सम्मान करता हूं नेताजी का। तो ये इतना उज्जवल चरित्र। और मैं जब कह रहा हूं साथियों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात के खिलाफ थे कि कांग्रेस में ये जो पूंजीपतियों का, जमींदारों का, धन्ना सेठों का दबदबा हो रहा है, कैसे उस बात ने आज हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ लाकर रख दिया है। मैं आपको जानकारी होगी कि कैसे नेताजी को उसके बाद हाउस अरेस्ट उनका कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्योंकि विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिंदुस्तान को झोंक दिया गया था, उन्होंने उसका विरोध किया था। उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और आज उनको सब लोग मनाते हैं। कौन नहीं मनाता? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ अपनी राजनीति को सेकने के लिए उस घटना को दिखाकर नेताजी को उठाकर लेकर आती है, उनकी क्या भूमिका थी? जब नेताजी कह रहे थे, नेताजी ने 1938 में जब वो यूरोप का दौरा करके लौटे थे, तभी कहा था कि विश्व युद्ध छिड़ेगा और इस विश्व युद्ध के समय अंग्रेज कमजोर होंगे, अंग्रेजों के ऊपर चोट करने का यही सबसे बड़ा समय है। नेताजी ने जब यह कहा था, और नेताजी बार बार जब लोगों को ये कहते रहे कि अभी आंदोलन खड़ा कीजिए, तो केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से नहीं चला, इसके चलते
कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया नेताजी को कि हम तो कह रहे हैं कि युद्ध के समय अंग्रेजों के साथ खड़े होने की जरूरत है और आप जो है युद्ध के समय अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन संगठित कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। उस समय वही सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, उनकी हिंदू महासभा क्या कर रही थी आप पता कर लीजिए। पूरे देश में अलग अलग प्रांतीय असेंबलियों में उन्होंने वार कमिटीज बनाई, सिटीजन्स कमिटीज टू सपोर्ट वॉर, ये बनाया। यानी युद्ध का समर्थन करने के लिए और रिक्रूट करने के लिए कमेटी बनाई। आप सोचिए, बाद में नेताजी की फौज जब मलाया बर्मा उस तरफ से आ रही है हिंदुस्तान में, उस फौज से लड़ने के लिए यहां वॉलंटियर भर्ती किए जा रहे हैं और वो लोग आज देशभक्त होने का दावा करते हैं। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। इतिहास उठाकर देखेंगे तो वहां से कालिक है वो उनके मुंह पर पुत जाएगी। और जो अपने आप को ये जो सीपीआई सीपीएम, ये जो लेफ्ट फ्रंट जो दिखाई देता है, लेफ्ट फ्रंट, उन्होंने क्या किया था उस समय? लज्जा आती है कहने पर। नेताजी को कहना पड़ा था अगर इनकी कारगुजारी कोई देख ले तो उसको जो है वामपंथ से नफरत हो जाएगी, जबकि वामपंथ इतना उजला है। उनका बहुत सम्मान था रूस के लिए, लेनिन के लिए और स्टालिन के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? जैसे युद्ध छिड़ा देती, विश्व युद्ध, और जब जैसे ही जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, सोवियत रूस था उस समय, रूस पर जैसे ही जर्मनी ने हमला किया, यहां इन लोगों ने युद्ध का विरोध करने की अपनी पॉलिसी बदल डाली। 1929 में युद्ध का विरोध कर रहे थे, 1940 में इन्होंने पॉलिसी बदल दी। और उस समय ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन था। और देखिए, उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए आपको, 42 में अंग्रेजों ने सीपीआई के ऊपर से बैन हटा दिया। नेताजी खून के आंसू रो रहे थे उस समय, अकेले लड़ रहे थे, कोई नहीं था उनका साथ देने के लिए। और तब जब सिंगापुर में रासबिहारी बोस, वो भी एक जबरदस्त कैरेक्टर, मतलब ये क्रांतिकारी, इनका जीवन पढ़िए ऐसा लगेगा महामानव थे ये लोग। कैसे नेताजी उस समय जब रासबिहारी बोस ने वहां आजाद हिंद फौज उन सैनिकों को लेकर बनाई जिनको जापानियों ने, जिनके एक तरह से जिनको बंदी बना लिया था जापानियों ने, उन जापानियों को लेकर, उन जापानियों को इस बात पर सहमत किया नेता ये रासबिहारी बोस ने कि इनको आप बंदी बनाकर मत रखिए, इनको हमें दे दीजिए, हम फौज बनाएंगे, हम अपने देश को आजाद कराएंगे। जापानियों को सहमत कराना कोई छोटी बात नहीं थी। वो रासबिहारी बोस लगातार सक्रिय थे पैन एशिया ग्रुप में वहां पर। उन्होंने जब नेताजी को बुलाया कि आइए, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं, मैं अब वो नहीं दे सकता हूं नेतृत्व, आपके जैसा नेतृत्व अगर मिलेगा, इसको इंडियन नेशनल आर्मी उस समय कहा गया था उसे, बाद में आजाद हिंद फौज नेताजी ने नाम दिया। ये इंडियन नेशनल आर्मी को की कमान आप अपने हाथ में लीजिए, जब नेताजी ने कहा, जब उन्होंने कहा रासबिहारी बोस ने। और तब नेताजी हाउस अरेस्ट में थे, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर, मतलब नजरबंद करके रखा हुआ था। तब कैसे अपने मुस्लिम मित्र को उन्होंने घर पर बुलाया, उनकी वेशभूषा रखी और कैसे निकल गए। आप सोचिए, दाढ़ी बढ़ाते रहे नेताजी, बीमार हैं कहकर, और फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी अपने उस मित्र के समान कटाई और यहां से कितने खतरों का, पग पग पर अंग्रेजी जासूस कुत्तों की तरह उनको सूंघते फिर रहे थे। कितने खतरों का सामना करते करते यहां से, आप लोग जानते हैं वो एक फिल्म भी बनाई है, अच्छी बनाई है, कौन सी फिल्म है? बोस द फॉरगॉटन हीरो। अच्छा उसमें पिक्चराइजेशन हुआ है। कितनी मुश्किलों से अफगानिस्तान गए, वहां उन्होंने रूस में संपर्क किया, लेकिन चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध एकदम स्थिति में था कि जो अलायंस बन रहा था, वहां पर
रूस के लिए राजनीतिक तौर पर उनके साथ खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन उनको सेफ पैसेज दिया गया जर्मनी तक के, और वहां जाकर भी हिटलर जैसे जो है शैतान को अपने विद्वता का लोहा मनवा लेना और हिटलर को भी इस बात के लिए सहमत करना कि जो हिंदुस्तानी सिपाहियों को आपने बंदी बनाया है उन्हें आजाद कीजिए और उनके साथ इंसानों सा व्यवहार होना चाहिए। और फिर बाद में जर्मनी से पनडुब्बी में बैठकर, पहले विमान से जाने वाले थे लेकिन अंग्रेजों ने वहां पर भी सूंघ लिया था उनका जाना, तो विमान से जाना खतरे से खाली नहीं था, पनडुब्बी में समुद्र के नीचे से। आजकल की पनडुब्बियां तो फिर भी आधुनिक है, उस समय पनडुब्बी की यात्रा कितनी मुश्किल भरी होती होगी आप नहीं अंदाजा लगा सकते अगर आप गहराई से नहीं जानते होंगे। वहां से वो जो है सिंगापुर पहुंचे पनडुब्बी से, उस पर भी एक एक मिनट का खतरा था कि कोई मतलब पनडुब्बी में विस्फोट हो सकता है, जान जा सकती है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये वो नेताजी थे जिन्होंने अपने वियना प्रवास के दौरान, जब उनका एक विदुषी महिला जो थी उनके साथ उनका प्रेम हुआ और वो जो जर्मन महिला थी उनके साथ उन्होंने विवाह किया और अपनी छोटी सी बच्ची को वहां छोड़कर और अपनी पत्नी को छोड़कर वो गए सिंगापुर। और वहां आप सब जानते हैं कुछ हद तक इतिहास कि कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज को एक नई ऊर्जा दी, पूरे दक्षिण एशिया के प्रवासी भारतीयों को कैसे चट्टान की तरह आजाद हिंद फौज के पीछे खड़ा कर दिया। ये हम लोग देखते, ये नेताजी का विराट व्यक्तित्व था। और तब कैसे उस फौज ने भी अपनी क्षमता से ज्यादा बहादुरी से लड़ाई लड़के अंग्रेज फौज को कितनी मोर्चों पर शिकस्त दी थी। लेकिन जाहिर है अत्याधुनिक अंग्रेजी फौज थी और दूसरी तरफ जापानी फौज से जितना समर्थन मिलना था वो नहीं मिला। और यहां अंदर का भीतर घात तो हम सब जानते ही हैं। इस तरह से नेताजी को वो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर आया और वो अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए विमान से जब टोक्यो वापस जा रहे थे, उनकी कैसे शहादत हुई विमान दुर्घटना में, ये हम सब जानते हैं। हम इसे मानते इसीलिए हैं क्योंकि उसके बाद नेताजी को देखा नहीं गया और उनकी पुत्री ने भी, अभी कुछ समय पहले उनकी पुत्री इस पर आई थी लाइव पर, उन्होंने भी इस बात को बहुत स्पष्ट रखा कि हाँ नेताजी की शहादत हो गई थी, तो हमें वही मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं और हिंदुस्तान की जनता मानती है कि नेताजी की मृत्यु हुई नहीं है। उस घटना के बाद में नेताजी को देखा नहीं गया, वो जो विमान दुर्घटना। साथियों, 70 साल पहले जिस लड़ाई को नेताजी ने किया था, जिस वजह से कांग्रेस के अंदर दुए बन गए थे, आज देखिए देश की क्या हालत है। अभी 2 दिन पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, और ऑक्सफैम ऐसी संस्था नहीं है जो अपनी छोटा मोटा कोई सर्वे करके रिपोर्ट दे देता हो। ये वो संस्था है जो सरकारी आंकड़ों को और एकदम बहुत ही विश्वस्त जो अंतरराष्ट्रीय सर्वे होते हैं उनके आंकड़ों को जो है एनालाइज करके वो अपना वो देती है। मैंने कुछ आंकड़े नोट किए हैं, बस उन पर आप और ध्यान दीजिएगा। ऑक्सफैम ने कहा है देश के 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। समझ रहे हैं आप? 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है। और 50% लोग जो हैं देश के, यानी लगभग 80 करोड़ लोग, माफ कीजिए 70 करोड़ के आसपास, 50% लोग जो हैं देश के, उनके पास केवल 3% संपत्ति है। समझ रहे हैं आप? केवल 3% संपत्ति। और आगे और इससे बड़ा भद्दा मजाक हमारे सामने साथ में क्या हो रहा है ये मैं
इसी रिपोर्ट में से आपको बताऊंगा। और एक बात है, 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 72% है, 10% लोगों के पास, और बाकी 90% के पास केवल 28% संपत्ति है। आप सोच सकते हैं, 90% लोगों के पास केवल 28% संपत्ति है देश की। और ये जो जीएसटी जिसको इतना क्रांतिकारी कदम बताकर लाया गया, क्यों लाया गया, ये आप इसको पढ़िए। हम सबको उलाहना दिया जाता है ना कि वो लोग टैक्स भरते हैं। आप देखिए ये आंकड़ा, ये सरकारी आंकड़ा है, देश की 64% जीएसटी कौन भर रहा है? 64%। जो जीएसटी जो इकट्ठा हुई है, इसका 64% किसने भरा है? वो 50% लोग जिनके पास केवल 3% संपत्ति है देश की। 64% जीएसटी वो भर रहे हैं। 31% जीएसटी बीच के 40% लोग भर रहे हैं। यानी जिनका मतलब ये देखिए, बीच के जो 40% लोग जिनकी संपत्ति भी कोई बड़ी नहीं है, यानी मध्यम वर्ग, आप और हम मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, और देश के टॉप 10% लोग जिनके पास 72% संपत्ति है देश की, वो केवल 4% जीएसटी भरा है उन्होंने। कितनी बड़ी साजिश है और कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसी के खिलाफ लड़ते हुए नेताजी ने अपनी जान दी। यही नेताजी कहते थे तब भी। समय नहीं है, नहीं तो मैं उनके बहुत सारे उदाहरण पढ़ता जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग आजादी के ऊपर अपना कब्जा चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? आज आप देखिए 70 साल के बाद संपत्ति का कितना समान बंटवारा। और अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि 80 के दशक के बाद हुआ है इतना समान बंटवारा। जब से देश में भूमंडलीकरण की नीति आई है, तब से कौन लाया इस भूमंडलीकरण को? हम लोग सुनते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर सुनते हैं, कारखानों के बंद होने के लिए वो यूनियनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन इन्हें कौन बताए? इन मूर्खों को तो भूमंडलीकरण क्या है यह भी नहीं पता, जो लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर पोस्ट लिखकर डालते हैं। इनको पूछा जाए भूमंडलीकरण में कैसे टैरिफ वॉल गिरती है, कैसे जो है बाहर का माल जो है हमारे यहां उत्पादित माल से सस्ता हो जाता है, और इसीलिए कपड़ा मिलें हजारों की संख्या में बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और उसी भूमंडलीकरण का नतीजा है आज अमीर और अमीर बनता जा रहा है। वही ऑक्सफैम की रिपोर्ट और एक बात कहती है, आपको यह सब जानना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं अगर देश के टॉप 10 अमीर केवल उनके ऊपर एक बार 5% टैक्स लगा दिया जाए तो उससे सरकार को 1,37,000 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। केवल 5% टैक्स लगा दिया जाए। और स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय का बजट पूरा निकल आएगा इसमें से। वो और एक बात क्या कहते हैं कि 2020 में वो जो 50% है जिसकी संपत्ति में हिस्सेदारी केवल 3% है, उनकी आमदनी और 13% घट गई 2020 में। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। यानी आमदनी नीचे का आदमी जो ऑलरेडी गरीब है उसकी आमदनी और घटती जा रही है, और जो ऊपर के अमीर हैं वो और पैसा खींचते जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में बसते हैं। 22 करोड़ 98 लाख इनकी संख्या है। ये भारत में बसते हैं। और वो क्या कह रहे हैं देखिए, ये सब ये आंकड़े हमको समझने की जरूरत है। क्यों आज हम नेताजी को याद कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि
जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने आंकड़ा दिया था कि 5 साल से नीचे के बच्चों की जो मौत हुई थी 2022 में 65% उसमें से भूख की वजह से मर गए थे, यानी कुपोषण की वजह से। आप सोचिए वो माँ बाप जो अपने छोटे बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे, खुद क्या खाते होंगे, कितने भूखे रहते होंगे वो माँ बाप जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये देश है हमारा, और इस देश में आज जब ये हालात हैं तो इस देश के नेता ऐश आराम में कोई कमी नहीं छोड़ते। यही वो 50% लोग जिनकी 3% की संपत्ति में हिस्सेदारी है पूरी, वो 50% लोगों के भरे हुए टैक्स से उनको शिक्षा और इलाज नहीं मिलता है। उससे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जाता है, उससे 20,000 करोड़ की सेंट्रल विस्टा बनती है, उससे प्रवासी भारतीयों का 650 करोड़ रुपए में प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होता है। ऐसे में नेताजी याद आते हैं। ऐसे में जरूरत है नौजवानों को नेताजी के चरित्र से अपने आप को लैस करने की। महिलाओं को जरूरत है, रानी झांसी रेजिमेंट को बनाते हुए उन्होंने जो आह्वान किया था उसको समझने की, और बाहर निकल के इस अन्याय अत्याचार के विरोध में जरूरत पड़े तो अपनी जान और करियर सब कुछ कुर्बान कर देने की आज जरूरत है। साथियों, ये आह्वान है नेताजी का। इस आह्वान को अगर हमने आज भी जवाब नहीं दिया तो हम नेताजी की फोटो पर फूल चढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे, और ना ही हम अपने आप को एक बेहतर इंसान कहने के काबिल रह सकते हैं। ये हमको समझना होगा। इसीलिए हमें बार बार नेताजी को याद करने, उनके विचारों को लोगों में ले जाने की जरूरत है, और उन्हें बताने की जरूरत है कि ये वो भारत कतई नहीं है जिसके लिए भारत का वो सपूत सिंगापुर में जाकर अपनी जान दे आया, भारत की सीमा पर लड़ता लड़ता अपनी जान दे आया। ये वो भारत नहीं है, और उस भारत को हमको बनाना है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात करूंगा। धन्यवाद सुनील गोपाल जी। इसके बाद मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में बैठे हैं आदरणीय रामस्वरूप मंत्री जी को, कि वो आए और आज का अध्यक्षीय उद्बोधन। साथियों, सुनील गोपाल जी ने विस्तार से क्या चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका क्या सपना था, कैसा देश बनाना चाहते थे, इसके बारे में आपको बताया, विस्तार से आपको बता दिया। मैं आपका ज्यादा समय न लेना चाहूंगा, और इतना ही क्योंकि मैं इंदौर का हूं, आपके बीच में आता रहता हूं। RE2 के साथी आए थे यहाँ पर, उन्होंने अपनी कव्वाली के जरिए दर्द बताया, अपना दर्द बताया। लेकिन जिस तरह का इस सरकार के द्वारा विकास हो रहा है, वह विकास RE2 जैसी घटनाएं पूरे देश में हो रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर देश को बर्बाद किया जा रहा है, जो मेहनत से कमाते हैं। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे कि कितनी गैर बराबरी है। जो देश के नामी पूंजीपति है अडानी और अंबानी, वो 3600 करोड़ रुपया रोज कमाते हैं, और आज 36 रुपए रोज में काम करते हैं। इतनी गैर बराबरी है। आज 125 साल हो गए नेताजी को। मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस व्यक्ति को 100 साल के बाद लोग याद करें, वही देश को बनाने वाला नेता होता है, और उसी की मूर्ति लगना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हम वो पीढ़ी चले गई है जो नेताजी के साथ काम करती थी, नेताजी के साथ रहती थी।
वह पीढ़ी अब आज देश में नहीं है, लेकिन नेताजी को इसलिए याद किया जा रहा है कि नेताजी का सपना था कि हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं होगा, हिंदुस्तान में कोई गैर बराबरी नहीं होगी। एक तरफ 1,36,000 करोड़ रुपया कमाएगा और एक तरफ 36 रुपए के लिए लोग तरसेंगे। गैर बराबरी इतनी नहीं होगी। यह सपना था नेताजी का, यह सपना था भगत सिंह का, यह सपना था आजादी के उन योद्धाओं का। अभी रानी झांसी रेजिमेंट की बात हो रही थी। दुर्गा सहगल जिसको अधिकारी बनाया गया था नेताजी ने अपनी रानी झांसी रेजिमेंट का, उनका सपना था कि महिलाओं में और पुरुषों में गैर बराबरी नहीं होती थी। हमारे मजदूर नेता हैं सुनील गोपाल जी, जानते हैं कि महिला की आमदनी और पुरुष की आमदनी में कितना अंतर होता है। महिला मजदूर को रखा जाता है तो उसकी तनख्वाह कम होती है और पुरुष मजदूर को तनख्वाह ज्यादा दी जाती है। महिला कर्मचारी को कम तनख्वाह मिलती है। इस तरह से महिला में और पुरुष में भी गैर बराबरी होती है। तो इस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना होगा हमें, तभी हम नेताजी का सपना साकार कर पाएंगे, तभी हम भगत सिंह का सपना साकार कर पाएंगे और इन लुटेरों को भगा पाएंगे। आरी 2 की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ऐसी ही लड़ाइयां सब जगह लड़ना पड़ेगी, चाहे वह रोजगार पाने की लड़ाई हो, चाहे महंगाई के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे अच्छी शिक्षा के लिए लड़ाई हो। मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए केवल इस कार्यक्रम में यही अपील जो आखिरी में अपील की है